हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन इसके भी पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, है ना। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है। जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और जो कैथोड होता है उस पर अपचयन यानी रिडक्शन की क्रिया होती है। यानी एनोड में क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन दान होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान मानक परिस्थितियों में नापे जाएं, मानक स्थिति में नापे जाएं, तो हम उस स्थिति में इसको बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव और इसको बोलेंगे मानक अपचयन विभव। मानक स्थिति क्या होती है? जब भी आप इलेक्ट्रोड बनाएं तो टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, अर्थात मानक ताप होना चाहिए, और जो विलयन बनाएं 1 मोल पर लीटर वाला विलयन बनना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोड गैस सी है तो आप गैस को 180 एम पर प्रवाहित करेंगे, अर्थात ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर यानी एसटीपी पर आप इलेक्ट्रोड में अपचयन विभव का या ऑक्सीकरण विभव का मापन करेंगे। वैज्ञानिकों ने कंपेयर करने के लिए मानक किसको बनाया? अपचयन विभव को हम मानक मानेंगे, है ना। यानी मानक अपचयन विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। मानक अपचयन विभव को E नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। यहां पर आप रिडक्शन लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अपचयन, मानक अपचयन विभव को दर्शाने के लिए E नॉट यूज किया जाता है। कैसे बनाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड को, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उनकी तुलना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से की गई है और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको संक्षिप्त में SHE कहा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया कैसे जाता है तो मैं वो आपको यहां बता देता हूं। एक पात्र होता है, उस पात्र में HCl का 1 मोलर वाला विलयन भरा रहता है। HCl विलयन भरा रहता है जिसकी मोलरता 1। HCl क्या है बेटा? एक गैस है। हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे पानी, वाटर, और है ना कितना, 1 लीटर वाटर। अब HCl एक गैस होती है तो इस गैस को इस पानी में घोलते हैं। कितने ग्राम? 36.5 ग्राम।
कैसे पता चला? 1 और इसका भार क्या होता है 35.5, टोटल जोड़ दिया 36.5 ग्राम गैस को आप 1 लीटर वाटर में घोल दीजिए। जो विलयन बनेगा वो HCl का 1 मोलरता वाला विलयन बनेगा। ठीक है, तो आप जो है HCl का 1 मोलरता वाला विलयन ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसके भीतर हम एक प्लेटिनम का टुकड़ा, प्लेटिनम की एक प्लेट लगा देते हैं। इस प्लेटिनम की प्लेट के, ये काय की प्लेट है बेटा? प्लेटिनम की प्लेट है ना, पत्ती। अब ये जो प्लेटिनम की पत्ती है, इसके चारों तरफ प्लेटिनम का एक तार लिपेट देते हैं। तो इसके चारों तरफ प्लेटिनम का एक तार लिपेट देंगे और वो तार यहां से ऊपर निकाल देंगे। ये काय का वायर है, ये है प्लेटिनम का तार। अब इस प्लेटिनम तार का कनेक्शन तांबे के एक तार से किया जाता है और वो तांबे का तार यहां से आगे बढ़ा दिया जाता है। अब ये जो तार, ये ज्वाइंट है, ये क्या है? ये है तांबे का तार। अब ये जो तार है और ये जो तार है, ये एक कांच के छोटे से ब्रैकेट में रहता है और इसके अंदर भरा रहता है मरकरी। मरकरी का मतलब होता है पारा। तो मरकरी भरा हुआ रहता है ना। ठीक, अब इस प्लेट के चारों ओर कांच का एक जैकेट लगाएंगे, कांच का जैकेट। इसमें एक पंप लगाकर, निर्वात पंप लगाकर इसके भीतर की सारी हवा को हम बाहर निकाल देंगे। अब क्या करते हैं, निर्वात समझते हैं। किसी नली में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वायु है। आप क्या कीजिए, इसको दोनों सिरों से पैक कर दीजिए और इसमें एक छिद्र पे एक पंप लगा दीजिए, वैक्यूम, जो सारी हवा खींच देगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कहलाएगा निर्वात। अब क्या करेंगे, इसमें 298 केल्विन ताप और 1 atm दाब पर शुद्ध व शुष्क हाइड्रोजन गैस इसमें आप प्रवाहित कीजिए, अर्थात आप इसमें भेजिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब इसके भीतर जाएगी तो ये जो प्लेटिनम की पत्ती है और इस पे जो तार लिपटे हुए हैं, ये उस हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करेंगे। तो ये पत्ती जो है हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करके जब संतृप्त अवस्था में आ जाएगी, तब आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, SHE, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर ये एनोड का काम करता है, देखो इसमें संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो टूट जाएगी, हाइड्रोजन आयन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, मैं यहां लिख देता हूं, यदि ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो इस पर ये वाली क्रिया होगी, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे, आयन बन जाएंगे। और अगर ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो यहां पर ये जो सेल है ना, इसमें इस तरह की क्रिया होगी। अब आप मान लीजिए कि ये जो है कैथोड का काम करेगा कि एनोड, इसको हमने क्या माना, मानक, इसको हमने क्या मान लिया, मानक। तभी तो इसका नाम क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रोडों को बनाइए और उसको इसमें जोड़ते जाइए और उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करते जाइए। किस सूत्र से करेंगे, तो देखिए
विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है मानक अपचयन विभव कैथोड का माइनस मानक अपचयन विभव एनोड का। ठीक है, मानक अपचयन विभव कैथोड का माइनस मानक अपचयन विभव एनोड का। देखो, कैथोड का जो विभव होता है वो अधिक रहता है और एनोड का जो विभव रहता है वो कम रहता है, इसलिए हमेशा कैथोड में से एनोड को घटाते हैं। तो ये सेल विद्युत रासायनिक सेल के लिए है, ये सूत्र हो गया। कभी कभी सेल का विभव ज्ञात करने को कह दे तो आप सेल का विभव ऐसे लिख देंगे, सेल का विभव बराबर कैथोड के लिए कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। नॉट लगा दिया मतलब वो मानक परिस्थितियों में है, नॉट नहीं लगाया तो नॉर्मल। ठीक है, दो सूत्र हो गए। अब आप कैसे पता करोगे, कैसे विभव निकालते हैं और कैसे श्रेणी बनाई जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पे मानक अपचयन विभव निकाला गया है, ये सेल का मानक अपचयन विभव। देखो, हम एक सेल बनाते हैं जिंक का, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो जिंक में क्या करेंगे, एक ZnSO4 का एक विलयन लेते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक विलयन लेते हैं जिसकी मोलरता 1 है ना। इसके भीतर हम एक छड़ डुबो देते हैं जो कि जिंक की छड़ होती है, सॉलिड। अब इस छड़ का कनेक्शन हम यहां पर इससे करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये काय का इलेक्ट्रोड बनाया बेटा आपने, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया। अब यहां पे लगा रहता है वोल्ट मीटर। क्या लगा रहता है, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर में एक कांटा लगा रहता है ऐसे, और यहां निशान रहता है 0। अब देखो, आप ये मान लो कि स्केल नहीं रहता है प्लस और माइनस दोनों में नापने का, पर अभी आप ऐसे मान लो जैसे इधर 1 2 3 है और इधर भी 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा मान लो। ठीक है, अब अगर ये कांटा इधर घूमता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, और अगर ये इधर घूमता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो ये हमें इस वोल्ट मीटर की सहायता से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बह रहे हैं, इधर से इधर यानी SHE से जिंक की ओर जा रहे हैं या इसके सापेक्ष इधर आ रहे हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सापेक्ष जिंक में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है या कम, ये हमें यहाँ पता चल जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति इसकी तुलना में कम है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब जिंक जोड़ते हैं तो ये कांटा ऐसे घूम जाता है, और कितना घूमता है, 0.76 दशमलव के 2 अंकों तक मान लीजिए, हम इसको यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, है ना। तो आप सोचो, इधर घुमा मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जिंक पर कौन सी क्रिया हो रही है बेटा, ऑक्सीकरण। और यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन। इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पर रिडक्शन हो रहा है, यानी इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इस पर अपचयन हो रहा है। अब जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, एनोड, और जिस पर अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है वो आपको हर स्थिति में क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। चाहे ये एनोड का काम करे चाहे ये कैथोड का काम करे, इसकी वैल्यू आप मान लेंगे 0। मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का जो है वो आपको मान लेना है 0। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई ये इसकी, लेकिन प्लस के माइनस को हम देखते हैं सूत्र में मान सकते हैं। तो सेल का जो मानक अपचयन विभव है वो आप निकाल लीजिए। देखो यहां पर अभी
ये काय का काम कर रहा है? कैथोड का। इसका वैल्यू क्या है? 0। तो इसमें कैथोड ये रहा, कैथोड की वैल्यू क्या है? 0 माइनस सूत्र में। ये काय का काम कर रहा है? जिंक एनोड का। एनोड की वैल्यू क्या है? तो यहां लिख देंगे कोष्टक में 0.76। ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 0 में से घटाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी? फाइनल आंसर माइनस 0.76। ये काय आएगा? वोल्ट में। तो आपके पास जिंक का मानक अपचयन विभव आ गया है माइनस 0.76। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिंक के लिए मानक अपचयन विभव का मान है कितना है? मानक अपचयन विभव कितना है? वो है 0.76, माइनस में है ये वोल्ट। ठीक है, चलो हो सकता है नहीं दिखाई दे, मैं यहां लिख देता हूं। जिंक के लिए मानक अपचयन विभव की जो वैल्यू है वो आई है माइनस 0.76 वोल्ट। ओके, अगर हम एल्यूमिनियम जोड़ दें तो मान लो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो विलयन में एल्यूमिनियम आयन है, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो क्या होगा? तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और जब हम इसका मान निकालेंगे, है ना, ये कांटा इधर मुड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये हो गया एनोड हो गया क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये हो गया कैथोड क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, कितना कांटा मुड़ा? 1.66। तो आप देखो कि अगर मैं सेल का ये मान निकालूं तो कैथोड की वैल्यू क्या मान लेंगे? 0 माइनस, और ये कितना है आपका? 1.66। तो टोटल आंसर क्या हो गया? 1.66। मतलब एल्यूमिनियम के लिए मानक अपचयन विभव का मान आया 1.66। कितना आएगा? 1.66 वोल्ट। अब सोचो अगर मैं कॉपर रखूं तो, मान लो मैं CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेता हूं और 1 मोलर वाला विलयन लूं और इसमें कॉपर की छड़ डालूं, तो क्या होगा? जब ऐसा होता है तब ये जो कांटा है ये इधर मुड़ता है। अब ये इधर मुड़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो ये काय का काम करेगा? एनोड का। मतलब इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं मतलब ये काय का काम करेगा? कैथोड का। मतलब इस पर कौन सी क्रिया हो रही है? रिडक्शन अर्थात अपचयन। ठीक है, अब देखो यहां पर भाई ये मानक है तो इसकी वैल्यू क्या मान लें? 0। ये काय का काम कर रहा है अभी? एनोड का। तो एनोड की वैल्यू क्या हो गई? 0 माइनस कैथोड ये है 1, है ना, ये कितना जाएगा? 0.34 प्लस में जाएगा ये, तो ये देखो 0.34, तो इसमें से घटाया तो प्लस 0.34 वोल्ट, यानी कॉपर के लिए कितनी वैल्यू आई? प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसी तरह और तत्वों के लिए भी सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड हम बनाते जाएंगे और यहां रखकर इसके सापेक्ष जोड़ते जाएंगे। इसकी वैल्यू हर स्थिति में हम 0 मानेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा इस सूत्र में लगा के हम उसका विभव ज्ञात कर लेंगे, और जो हमारे पास विभव आएगा वो ऐसे लिखते जाएंगे। जब हमारे पास बहुत सारे विभव आ गए, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि कुछ धातुएं हैं, जैसे मान लो लिथियम, मान लो, है ना, मैग्नीशियम है, सोडियम वगैरह है, और क्या मान लेते हैं? कॉपर है, लेड है, इन सभी चीजों के पास, तो इससे आपको एक सीरीज प्राप्त होगी, एक श्रेणी प्राप्त होगी, और वो जो श्रेणी रहेगी उस श्रेणी को नाम दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या नाम दिया गया? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब देखो एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये एक सीरीज है, श्रेणी है ना, इस श्रेणी का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो
मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे बताता हूँ। ऐसे हम निकाल लेंगे, इसको मिटा दूं मैं। इस तरह से हम सभी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपके पास सभी की वैल्यू आ जाएगी तो सभी को एक क्रम में जमा करें। किस क्रम में? मानक अपचयन विभव, ठीक है, यहां लिखेंगे। उसका बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे हम। तो सबसे पहले जो लिथियम होता है उसके लिए मानक अपचयन विभव का मान है -3.05 वोल्ट। ये सब वोल्ट में वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम के लिए वैल्यू कितनी है? ये लिथियम के लिए, ये पोटेशियम के लिए। पोटेशियम के लिए वैल्यू है -2.93 वोल्ट। सोडियम, इसके बाद आता है बेरियम, इसके लिए वैल्यू है -2.90 वॉट। इसके बाद आता है कैल्शियम, इसके लिए वैल्यू है 2.87 वॉट। उसके बाद सोडियम आता है, इसकी वैल्यू है -2.71, ठीक है। फिर आता है मैग्नीशियम, इसके लिए वैल्यू है -2.37। फिर एल्यूमिनियम आता है, इसके लिए वैल्यू है -1.66 वोल्ट, हमने ये लिखी है। इसके बाद जिंक आता है, इसके लिए वैल्यू है -0.76 वोल्ट। अब इसी तरह से इसमें लिखते जाइए। तो ये श्रेणी आपको दी है, मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा जो भी है। जैसे मान लो इसमें कैडमियम आ गया, ठीक है, कैडमियम आ गया, तो कैडमियम के लिए वैल्यू रखी है इसमें +-0.40 वोल्ट। अब निकिल आएगा, फिर टीन आएगा, फिर लेड आएगा, ठीक है। लेड के लिए वैल्यू दे रखी है इसमें, लेड के लिए, ठीक है, -0.13 वोल्ट। फिर हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आपने क्या मानी? 0। फिर इसके नीचे जैसे कॉपर है, फिर आयोडीन वगैरह है, फिर इसके नीचे जो है आयरन। अब यहाँ आयरन 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन है, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है। इसी तरह से कॉपर आएगा, फिर सिल्वर आएगा, फिर गोल्ड आएगा, है ना, और आखिरी में F2 आएगा। इनकी वैल्यू और मैं बता देता हूँ। कॉपर की आप जानते हो +0.34 वोल्ट। सिल्वर की जो है इसमें आएगा +0.80। इसके बाद गोल्ड जो है, गोल्ड की वैल्यू आएगी 1.42 और इसकी आएगी 2.87। ये मान लो इनकी वैल्यू आ रही है। अब देखिए, ये धातु है और जो भी है इलेक्ट्रोड है, मतलब, है ना, धातु भी है, इसमें इलेक्ट्रोड है। तो ये इन इलेक्ट्रोडों के लिए मानक अपचयन विभव का मान आ गया। अब कैसे लिखते हैं? जैसे लिथियम के लिए लिखना है, तो आप जानते हो कि लिथियम रिएक्शन क्या होती है। लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 1 ग्रहण करता है, तो ये लिथियम हो गया। पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये पोटेशियम हो गया। बेरियम कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 2 करता है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हो। कैल्शियम के ऊपर कितना लगता है? 2 लगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, कैल्शियम। सोडियम के ऊपर कितना लगता है? 1 लगता है, तो ये 1 हो गया। मैग्नीशियम के ऊपर आप जानते हो 2 धनावेश होते हैं, तो ये हो गया, ओके। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है? 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये जिंक हो गया, ठीक है। यानी मानक अपचयन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी वैल्यू है। लिखा कैसे जाता है? तो देखो, जैसे मान लो मुझे जिंक इलेक्ट्रोड लिखना है, तो ये ऑब्लिक ये लिख दूंगा, यानी जिंक आयन अपॉन जिंक, ऐसा कर दूंगा।
और यहाँ लिख दो मानक अपचयन विभव। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना है, तो बराबर ये आंसर आएगा जो दिया गया है आपको -0.76। इस तरह से लिखे थे। किसी को भी एल्यूमिनियम का लिखना है, एल्यूमिनियम के लिए मानक अपचयन विभव तो ये ऐसे लिखेंगे जो भी उसका आंसर है। कैल्शियम के लिए लिखना है तो कैल्शियम का मानक अपचयन विभव ऐसे लिखेंगे। अगर आपको पोटेशियम के लिए लिखना है तो पोटेशियम का मानक अपचयन विभव, पोटेशियम इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन। अगर आप कॉपर के लिए लिखना चाहते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ऐसे। किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव इस पैटर्न पे आपको दिया जाएगा या लिखा जाएगा। अब देखो इसका फायदा क्या है। आपको मान लीजिए एक प्रश्न दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन, एक विद्युत रासायनिक सेल में जिंक व कॉपर के लिए मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः, जिंक के लिए कितना है -0.76 वोल्ट कामा, है ना, तथा कॉपर के लिए कितना है +0.34 वोल्ट है। तो इस सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, संक्षिप्त में विभव बल या EMF ज्ञात करो। अब या तो EMF ज्ञात करो या आपसे बोल दे सेल का विभव ज्ञात करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल का विभव ज्ञात करने को बोले तो ये वाला फॉर्मूला, और EMF ज्ञात करने को बोले तो ये वाला फॉर्मूला तो वही रहेगा, खाली ये लिखना बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे। दिया है प्रश्नानुसार आपको दो इलेक्ट्रोड दिए गए, एक जिंक का एक कॉपर का, और दोनों के लिए मानक अपचयन विभव के मान दिए गए। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान है -0.76 वोल्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान है +0.34 वोल्ट। अगर ऐसा नहीं लिखना तो आप लिख दो शब्दों में जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान बराबर ये और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान बराबर ये, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे पता चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में से जब हम जिंक और कॉपर से मिलकर इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो कौन कैथोड का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। तो ये ध्यान रखिए कि विभव हमेशा कैथोड का ज्यादा रहता है, एनोड का कम, इसलिए हमने ज्यादा में से कम को घटाया। आप ये पता कर लो कि कैथोड कौन है तो अपने आप पता चल जाएगा कि एनोड कौन है। मानक अपचयन विभव का मान जिसका कम है वो एनोड और जिसका ज्यादा है वो कैथोड। तो या तो ये पता कर लो कि कम किसका है या ये पता कर लो कि ज्यादा किसका है, दोनों में से कोई एक बात पता कर लो। तो हम पता कर लेते हैं अधिक किसका है। बेटा इन दोनों में से अधिक मान किसका है, इसका। तो यहां लिखेंगे जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है वह कैथोड का कार्य करता है। अतः इस सेल में अधिक किसका है, कॉपर का, कॉपर कैथोड का कार्य करेगा तथा जिंक एनोड का कार्य करेगा। ठीक है,
कॉपर जो है कैथोड का काम करेगा, जिंक जो है एनोड का। बड़ा सरल है, जिसके लिए मान ज्यादा है वो कैथोड, जिसके लिए कम है वो एनोड। नहीं याद हो रहा, देखो दूसरे तरीके से समझाते हैं। आप एबीसीडी जानते हो? जानते हैं? यस सर जानते हैं। गिनती जानते हो? जानते हो, 1 2 3। बीच का हटा दो। अब देखो A4 क्या हो गया, एनोड, C4 क्या हो गया, कैथोड। अब ये बताओ बड़ा कौन है संख्या में? कैथोड बड़ा है, छोटा कौन है? तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो कैथोड जिसकी वैल्यू, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक है वो कैथोड, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम है वो एनोड। ऐसे याद करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या पूछा है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल बराबर मानक अपचयन विभव कैथोड का माइनस मानक अपचयन विभव आएगा एनोड का, ठीक है। ईएमएफ बराबर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर कैथोड। देखो कौन है, कैथोड कौन है, कॉपर। और कॉपर के लिए वैल्यू क्या है, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, माइनस एनोड के लिए वैल्यू क्या है, एनोड क्या है, जिंक है, जिंक के लिए वैल्यू क्या है ये। अब बेटा ये माइनस का है तो इसको कायम लिखो कोष्टक में, 0.76 वोल्ट, है ना। अब देखिए ईएमएफ प्लस 0.34, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, 0.76 वोल्ट। अब इनको जोड़ दो, कितना हो गया बेटा, 34 0.76 वोल्ट। दोनों को जोड़ दोगे तो 1.10 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 1.10 वोल्ट। अगर आपको कोई एक पूछता है कि ये सेल, क्या ये सेल बनेगा, क्या ये सेल काम करेगा, तो ये देखिए कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल बनेगा, सेल सार्थक है, काम करेगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल नहीं बनेगा, सेल का निर्माण नहीं होगा, सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी।